Today we are going to start with a new chapter, chapter 4, income from salaries. देखिए, मैंने आपको जब जीटीआई के बारे में बताया था, जब हमने जीटीआई की डेफिनेशन करी थी, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जीटीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम. इनकम अंडर द हेड सैलरीज. ऑडियो जिसका ऑन है ऑफ कर लीजिए प्लीज. Income under the head house property. Income under the head PGBP. Income under the head capital gains. Income under the head other sources. जब आप इन सबको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास आता है ग्रॉस टोटल इनकम. यही सब किया था आपने. ये 5 हेड्स हैं बेटा, और हर हेड के अपने अपने प्रोविजंस हैं. सैलरी का अपना चैप्टर है, सैलरी के अपने प्रोविजंस हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अपने प्रोविजंस हैं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज. ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े हेड्स हैं, इनके अपने अपने प्रोविजंस जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप ये ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे. तो आज हमें स्टार्ट करना है ये इनकम अंडर द हेड सैलरीज. एक एक करके हमें सारे हेड्स करने हैं. जो सैलरीज का हेड है ये काफ़ी बड़ा हेड है, और इसमें ऑलमोस्ट भी 20-25 डेज का टाइम लग जाता है आपको ये चैप्टर खत्म करते करते, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं. स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट हेड ऑफ इनकम. दिस इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरीज. इसमें आप जो सेक्शंस करेंगे वो है 15, 16, 17. आप इन 3 सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. अब जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक कंसेप्ट्स तो पता होने चाहिए हमें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ सैलरी इनकम. ये कंसेप्ट्स करने हैं आज हमें. इनकम कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ सैलरी इनकम. तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट हियर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. एक पर्सन जो सैलरी दे रहा है, पेयर, पेई. जो पेयर है वो एम्प्लॉयर है, और जो पेई है जिसको सैलरी पे करी जा रही है दैट इज एम्प्लॉई. जो पेयर और पेई है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला होना चाहिए. अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो ये इनकम आपके सैलरीज के हेड के अंडर नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी, बोनस, कमीशन received by a partner of a firm. ये करते हैं. मान लीजिए कि ABC, एक ABC फर्म है, और ABC फर्म A को सैलरी दे रही है. ये पार्टनर है, जो A है वो पार्टनर है इस फर्म का.
ए इज द पार्टनर। तो एबीसी फर्म से ए को कुछ सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब मिल रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या एबीसी फर्म एम्प्लॉयर है? क्या ये एम्प्लॉयर है? नो। क्या ये एम्प्लॉई है? क्या ये नौकर है एबीसी फर्म का? क्या वहां पे नौकरी करता है? नहीं। ए तो भाई मालिक है, एबीसी फर्म का पार्टनर है, मालिक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला नहीं है, तो ये जो इनकम ए को मिल रही है, क्या ये सैलरीज के अंडर टैक्सेबल रहेगी? नो। ये इनकम चली जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि ए का बिजनेस है एबीसी फर्म, और जो भी बिजनेस इनकम्स होती हैं वो कहाँ पे टैक्सेबल होती हैं? अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है जी। सो अगर तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है, उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा, जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरीज। और अगर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है तो इनकम टैक्सेबल होगी किसी और हेड के अंडर, और वो हेड कुछ भी हो सकता है, या तो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सैलरी के हेड के अंडर कोई भी इनकम तभी टैक्सेबल रहेगी अगर पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है, वरना वो इनकम सैलरीज के अंडर टैक्सेबल नहीं रहेगी। सेकंड इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। कहने के लिए जो वेजेस हैं वो किसे दी जाती हैं? लेबर क्लास को। और जो सैलरीज हैं वो किसे दी जाती हैं? ऑफिस स्टाफ को दी जाती हैं। ऐसा ही होता है। नो डिस्टिंक्शन का मतलब कोई फर्क नहीं। इसका मतलब क्या है? जब हम सैलरीज के हेड की बात कर रहे हैं तो उसमें ना सिर्फ सैलरीज आएंगी, वेजेस भी आएंगी, क्योंकि जो लेबर क्लास को सैलरी मिल रही है, जो वेजेस मिल रही हैं, वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप की वजह से मिल रही हैं। लेबर क्लास और एम्प्लॉयर के बीच में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है। दैट इज वाई चाहे सैलरी हो चाहे वेजेस हो, दोनों की दोनों ही अंडर द हेड सैलरीज टैक्सेबल रहेंगी। थर्ड इज सैलरी फ्रॉम more than one employer। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ना पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 9 बजे से लेकर 2 बजे तक एक एम्प्लॉयर के पास एक जगह पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद 3 बजे से लेकर 8 बजे तक दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं। दिस इज नोन एज पार्ट टाइम जॉब्स। तो ऐसे में जब ये पर्सन जो कि 2 जगह पे काम कर रहा है, जब ये अपनी सैलरी की इनकम कैलकुलेट करेगा, तो इसमें दोनों एम्प्लॉयर से जितनी भी टोटल सैलरी मिल रही है वो दोनों लेगा। दोनों सैलरीज आएंगी इसमें, फर्स्ट एम्प्लॉयर की सैलरी भी और दूसरे एम्प्लॉयर की भी। मोर देन वन एम्प्लॉयर वाला केस और कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? और अगर हम सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर की बात करें तो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर कब रह सकते हैं? जब आप जॉब चेंज करते हैं, चेंज द एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, आप XYZ लिमिटेड में थे।
और सितंबर में आपने ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी XYZ लिमिटेड, और दिसंबर से लेकर मार्च तक आपने नई जॉब ढूंढ ली ABC लिमिटेड में। तो आपको सैलरी कहाँ से कैलकुलेट करनी है, आपको इनकम कहाँ से कैलकुलेट करनी है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रैल से सितंबर तक आपको XYZ लिमिटेड से सैलरी आई होगी और दिसंबर से मार्च तक आपको ABC लिमिटेड से सैलरी आई होगी। तो ये दोनों ही सैलरीज आपको अपनी इनकम में शो करनी पड़ेंगी। सो दिस इज द केस ऑफ सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। ये आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट टाइम जॉब की वजह से या फिर जब आप जॉब बदल लेते हैं तब क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और ऐसे केस में आपकी जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, उन सब एम्प्लॉयर्स से जितनी भी आपको टोटल सैलरी आई है वो सारी की सारी आपको इनकम अंडर द हेड सैलरीज लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट हियर इज सैलरी फ्रॉम past, present and prospective employer। भाई पास्ट एम्प्लॉयर कौन सा हुआ? जिसके पास आप पहले काम करते थे। अगर हम इस केस में देखें तो दिस इज योर पास्ट एम्प्लॉयर। प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है? जिसके पास आप अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि ABC लिमिटेड। और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कौन है? मान लीजिए आप इन दोनों जगह से काम छोड़ चुके हैं और आप अब एक तीसरी जगह पे काम ढूंढ रहे हैं। वो जो तीसरा एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप नौकरी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, दैट इज योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मतलब फ्यूचर एम्प्लॉयर। फ्यूचर मतलब भावी, जो आने वाले टाइम में आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर से भी सैलरी मिलती है, करंट एम्प्लॉयर से भी सैलरी मिल जाती है, और कभी कभी जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो भी आपको एडवांस में सैलरी दे देता है। तो एम्प्लॉयर चाहे कोई सा भी हो, पास्ट, प्रेजेंट या प्रोस्पेक्टिव, अगर आपको इन तीनों में से किसी से भी सैलरी मिल रही है तो वो सारी सैलरी आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल रहेगी। अगर हम पास्ट एम्प्लॉयर की बात करें तो मान लीजिए कि आपको पेंशन मिल रही है, आपने पुरानी जॉब छोड़ दी और पुरानी जॉब से आपको पेंशन मिल रही है, तो जो पेंशन है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड सैलरीज। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है। Next comes tax-free salary. What is tax-free salary? Tax-free salary वो सैलरी है जिसके ऊपर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे टैक्स पे करता है। मान लीजिए ये 50,000 आपकी टैक्स फ्री सैलरी है और आपका जो टैक्स बनता था इस सैलरी के ऊपर, दैट इज 10,000 रुपीज। आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये जो 10,000 रुपीज का तेरा टैक्स बन रहा है ना, ये तू मत पे कर, ये मैं पे करूंगा। पेड बाय द एम्प्लॉयर। आपका जो मालिक है वो आपके बिहाफ पे ये टैक्स पे कर रहा है। अगर ये आपके बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है तो एक तरह से इनकम तो ये आप ही की हुई ना। सो यहाँ पर जहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी का कंसेप्ट आता है वहां पे आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी रहेगी, ग्रॉस सैलरी कितनी रहेगी? 50,000 नहीं, 60,000। सो देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है, दैट मीन्स उस सैलरी के ऊपर टैक्स वो पे कर रहा है, तो आप एज्यूम करेंगे कि ये 10,000 भी आपकी सैलरी है। नेक्स्ट कम्स व्हाट? सैलरी इज टैक्सेबल। Salary is taxable on due or receipt basis. Due
और रिसीट बेसिस। ड्यू हो गई या फिर आपने रिसीव कर ली, दोनों में से जो पहले आया, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है और आपने जनवरी 2020 में आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, 2019 ले लीजिए, 2019 में आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी ड्यू कब होती है? जनवरी की सैलरी ड्यू होती है आपकी 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, 1 मार्च 2019 को, सॉरी 1 फरवरी 2019 को आपकी जनवरी की सैलरी ड्यू हो जाएगी। क्या समझे? गवर्नमेंट जॉब में जिस मंथ की सैलरी है उस मंथ से जो अगला मंथ होता है उसकी 1st डेट को आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है। सो सैलरी ड्यू हुई 1 फरवरी 2019 को, लेकिन मिल कब गई? मिल गई मान लीजिए 31, कभी कभी पहले ही मिल जाती है, मान लीजिए 29 जनवरी को ही मिल गई, ड्यू होने से पहले ही मिल गई, 29 जनवरी को मिल गई। अब बताइए, ड्यू कब हुई, कब मिलनी थी? 1 फेब को, लेकिन मिल कब गई? पहले ही मिल गई 29 जनवरी को। विच एवर इज अर्लियर, बताओ कौन सी पहले है? रिसीव डेट इज अर्लियर, सो सैलरी के ऊपर टैक्स कब लगेगा? टैक्सेबल ऑन 29 जनवरी 2019। सिमिलरली मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में आपकी सैलरी ड्यू हुई थी 1 फेब को, लेकिन आपको रिसीव हुई 5 फेब को। तो अब आपकी जो सैलरी है वो कब टैक्सेबल रहेगी? विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले, दोनों में से पहले क्या है? 1 फरवरी 2019। तो जो सैलरी है वो कब टैक्सेबल रहती है आपकी? ड्यू या फिर रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। Another concept is place of accrual. प्लेस ऑफ एक्रूअल वाला कंसेप्ट तो हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स में भी कर चुके हैं। एक्रूअल का मतलब क्या हुआ? पैदा होना, कि जो सैलरी है वो पैदा कहाँ हुई, कौन सी कंट्री के रिसोर्सेज यूज करे हैं आपने। आपने सर्विसेज रेंडर करी हैं इंडिया में, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विसेज आपने इंडिया में प्रोवाइड करी हैं, और सैलरी मिली है आपको, सैलरी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज आपने इंडिया में प्रोवाइड करी हैं, लेकिन आपको सैलरी बाहर मिल रही है, बाहर वाली कंट्री में मिल रही है। आपको जॉब किसने दी है? इंडिया ने दी है, आप इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। सिंस आप इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हमने क्या किया था कि दिस इज योर इंडियन इनकम। सिंस इंडियन इनकम है तो इसकी इंडिया में इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस, व्हाट इज द प्लेस ऑफ एक्रूअल? इंडिया। तो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर अंडर द हेड सैलरीज टैक्स लगेगा इन इंडिया। सेकंड, अगर हम बात करें पेंशन की, पेंशन कब मिलती है? आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद आपको पेंशन मिलने लगती है। आफ्टर रिटायरमेंट आप सेटल हो गए जाकर कनाडा में, लेकिन आपको पेंशन कहाँ से मिल रही है?
पेंशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि आप एक सरकारी नौकर थे, आप सरकारी नौकरी करते थे, तो आपको सरकार से पेंशन मिल रही है, लेकिन मिल कहाँ रही है? कनाडा में मिल रही है। तो क्या ये इंडियन इनकम है? यस ऑफ कोर्स। आपको अपने इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, आपकी इंडियन इनकम है। प्लेस ऑफ एक्रूअल क्या है? इंडिया, इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। दिस इज इंडियन इनकम, सो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। सो प्लेस ऑफ एक्रूअल देखना है आपने कि जो आपकी सैलरी है वो कहाँ पैदा हुई है, आपने सर्विसेज कहाँ पे रेंडर करी हैं। सर्विसेज अगर आपने इंडिया में रेंडर करी हैं तो आपका टैक्स इंडिया में ही पे करना बनता है, चाहे आपने सैलरी इंडिया में रिसीव करी हो या बाहर रिसीव करी हो। दिस विल बी योर इंडियन इनकम एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। Next comes your point number 8, voluntary surrender. Voluntary surrender of salary. What do you mean by surrender? Surrender का मतलब है समर्पण करना। और वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से। कभी कभी क्या होता है कि आपने सैलरी रिसीव करी, लेकिन रिसीव करने के बाद आपने उसको सरकार को वापस कर दिया, सरेंडर कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये सैलरी। ऐसे में क्या होगा? क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? देखिए, देखना पड़ेगा कि सैलरी ड्यू होने से पहले आपने सरेंडर किया है या सैलरी ड्यू होने के बाद सरेंडर किया है, ये देखना पड़ेगा। अगर सरेंडर किया आफ्टर ड्यू डेट या फिर सरेंडर किया बिफोर ड्यू डेट, आपकी ड्यू डेट थी, सैलरी ड्यू होती है आपकी, मान लीजिए 1 जनवरी को आपकी सैलरी ड्यू हुई थी, ठीक है जी। और आपने सैलरी सरेंडर कब करी, समर्पण कब करा? आपने 15 जनवरी को। जब आपकी ड्यू डेट के बाद आप सरेंडर करते हैं, ऐसे में दिस इज टैक्सेबल। ड्यू होने के बाद सरेंडर करना इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। लेकिन अगर आपकी ड्यू डेट थी 1 जनवरी और ड्यू होने से पहले ही आपने सरेंडर कर दी, मान लीजिए सरेंडर डेट थी 29 दिसंबर, ड्यू होने से पहले ही आपने सरेंडर कर दी, ऐसे में दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। सो अगर आप सैलरी को सरेंडर कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि सरेंडर आप पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। अगर ड्यू डेट के बाद सरेंडर कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है, और अगर आप ड्यू डेट से पहले ही सरेंडर कर रहे हैं तो ऐसे में दिस विल नॉट बी एडेड इन योर सैलरी इनकम। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है पर्सनल गिफ्ट्स। दिस इज योर एम्प्लॉयर and this is the employee. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दिवाली पे या फेस्टिवल्स पे गिफ्ट्स दे रहा है। क्या ये गिफ्ट्स एम्प्लॉयर की सैलरी में ऐड होंगे? विल दे बी एडेड इन द सैलरी? दिवाली पे बोनस मिल रहा है या गिफ्ट्स मिल रहे हैं, क्या ये एम्प्लॉई की सैलरी में ऐड होंगे? यस, दे विल बी एडेड। इस तरह के कोई भी गिफ्ट्स अगर आपको एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं
चाहे वो कैश में मिले या फिर काइंड में। काइंड का मतलब क्या होता है? बिना कैश के, कैश में या फिर काइंड में, पैसे में या फिर बिना पैसे के, आपको किसी भी तरह का कोई गिफ्ट मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर से, तो वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। देन इज सैलरी ग्रेड और ग्रेड पे। ये क्या होता है भाई? आप एक नई जॉब पे लगे और आपको आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि आपका ग्रेड पे ये होगा। आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि आपका ग्रेड पे ये होगा। आपने जॉब स्टार्ट करी 1 जुलाई 2012 से। ये थी आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको नौकरी मिली इस दिन। तो अब आपकी सैलरी क्या होगी? आपकी सैलरी होगी 1 जुलाई को 12,000। ठीक है जी। उसके बाद 1 जुलाई 2013 से आपकी सैलरी पता क्या होगी? 12,000 प्लस आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 250 का, तो आपकी सैलरी होगी 12,250। अकॉर्डिंगली जब आप 1 जुलाई 2014 में पहुंचेंगे, आपको 1 साल और बीत जाएगा, तो आपकी सैलरी होगी कितनी? 12,250 प्लस आपको 250 का इंक्रीमेंट और मिलेगा, आपकी सैलरी हो जाएगी 12,500। आपको 250 का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा हर साल जब तक आपकी सैलरी 15,000 तक नहीं पहुंच जाती। जब आपकी सैलरी 15,000 पहुंच जाएगी, उसके बाद आपको प्रति वर्ष कितने का इंक्रीज मिलना शुरू हो जाएगा? 350 का। हर साल 350 का, 350 का। और ये 350 का इंक्रीज आपको तब तक मिलेगा जब तक आपकी सैलरी 18,500 नहीं हो जाती। दिस इज व्हाट इज नोन एज सैलरी ग्रेड और ग्रेड पे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई डियरनेस अलाउंस क्या है, डियरनेस पे क्या है। इसको आप डीए भी कहते हैं पॉपुलरली। दिस इज नोन एज डीए एंड दिस इज नोन एज डीपी। इसको आप महंगाई भत्ता कहते हैं हिंदी में, महंगाई भत्ता। देखिए आपको सैलरी मिलती है 12,000। अब हर साल 12,000 से तो आपका काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हर साल महंगाई भी तो बढ़ती है। डियर का मतलब क्या होता है? महंगा होना। तो डियरनेस अलाउंस आपको क्यों मिलता है? क्योंकि हर साल जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है उस महंगाई की भरपाई करने के लिए आपको महंगाई भत्ता देता है, डियरनेस अलाउंस देता है। ठीक है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन की भरपाई करने के लिए, टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई के इफेक्ट की भरपाई करने के लिए जो पैसा आपको दिया जाता है, दैट इज नोन एज डियरनेस अलाउंस। ठीक है जी। अब क्या है, जब तो जो डियरनेस अलाउंस है, जब डियरनेस अलाउंस का कुछ हिस्सा आपकी सैलरी का पार्ट बन जाता है, दैट इज नोन एज डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंस का जब कुछ हिस्सा बेसिक सैलरी का पार्ट बन जाता है, इट इज नोन एज डियरनेस पे। अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, डिटेल में हम तब करेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे में फर्क है, बस आप अभी इतना ही समझिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है ड्यू डेट ऑफ सैलरी।
आपकी जो सैलरी है वो कब ड्यू होती है। अगर तो आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी कब ड्यू होगी, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी कब ड्यू होगी, ये देखते हैं। अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी ड्यू होगी 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जिस साल आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी उससे अगले महीने की 1 तारीख को, और यहाँ पर लास्ट ऑफ द सेम मंथ, लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। मान लीजिए जनवरी 2020 की सैलरी है, सर्विस आपने करी जनवरी 2020 में, तो आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगले महीने की 1 तारीख। अगले महीने की 1 तारीख क्या है, 1 फरवरी 2020। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो जनवरी 2020 में आपने सर्विस प्रोवाइड करी, तो आपकी जो सैलरी की ड्यू डेट है वो कब बनेगी, इसी महीने की अंतिम तारीख, दैट मीन्स 31 जनवरी 2020। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये कि अगर 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ हो तो क्या कैसे ट्रीटमेंट करना है, और लास्ट ऑफ सेम मंथ हो तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज सेशन। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, इससे पहले कि टाइम